अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं और नादीन इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकौल शायर, गरीबी जब भी आती है बड़ा दुख दर्द देती है, कभी खुद को, कभी सबको, कभी सारे ज़माने को। 27 जून 2020 पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे, डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा हुआ। मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे, लाइट डीजल 17 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यह इजाफा तारीखी था। 19 अगस्त 2020 को वफाकी वज़रा की कारकर्दगी जाहिर की गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, कौम तरक्की की राह पे चल पड़ी है, इकॉनमी रिवाइव हो चुकी, अवाम ने साबित कदमी से हमारा साथ दिया, बहुत मुश्किलात से हम निकल चुके, इंशाअल्लाह अब खुशहाली का दौर आने वाला है, जो कि शुरू भी हो चुका है। जो अरसा आपने गुजारा है उसका फल बहुत अनकरीब मिलने वाला है। 16 दिसंबर 2020 से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3-3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 5-5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। साले 9 पर पेट्रोल 2 रुपये 31 पैसे और डीजल 1 रुपये 80 पैसे महंगा हुआ। 15 जनवरी को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे, डीजल की कीमत में 2 रुपये 95 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये इजाफा किया गया। कुछ दिन कबल बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। अब हुकूमत का एक और मंसूबा तैयार है, फ़ी यूनिट कीमत 1 रुपये 30 पैसे इजाफे का इम्कान है। इतलाक आइंदा माह से हो सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने खसारे और मुआशी बदहाली का मलबा फिर साबिका हुकूमत पर डाल दिया। ये वही शिबली फराज हैं जो अगस्त में कहते थे, कौम तरक्की की राह पे चल पड़ी, इकॉनमी रिवाइव हो चुकी, बहुत मुश्किलात से निकल चुके, खुशहाली का दौर आने वाला है, जो कि शुरू भी हो चुका, फल अनकरीब मिलेगा। जाने ये तरक्की, खुशहाली और फल कब ज़िंदगी में आएंगे? अभी तो हर गरीब घर जाते हुए यही सोचता है कि दहलीज पे सर खोले खड़ी होगी ज़रूरत, दहलीज पे सर खोले खड़ी होगी ज़रूरत, अब ऐसे में घर जाना मुनासिब नहीं होगा। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब। अस्सलाम वालेकुम मांडला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मांडला साहब, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं दूसरी शख्सियत की जानब। दूसरी शख्सियत मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद है, उनका ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है, तवील अरसा से इस शोबा से मुंसलिक हैं और उनकी भी हालात हाज़िरा पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपकी शिरकत वक्त तजिए के। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, तमाम अखबारात की जीनत बनी। मांडला साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी इजलास में गुफ्तगू और कहते हैं PDM की एहतजाजी सियासत से ऐवानों में वापसी शिकस्त का सबूत है, हमारे लिए गड़ा खोदने वाले खुद फंस गए। तो कैसे देख रहे हैं, वाकई कुछ ऐसी ही सूरत हाल आपको नज़र आती है, या ये वज़ीर आज़म के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशफहमियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल जो कहा, मेरा ख्याल है कि हम तो बहुत पहले से ये कह रहे थे कि PDM की टांगों में इतना दम नहीं है, क्योंकि ये नज़रियाती ग्रुप ही नहीं है, ये मफादाती ग्रुप थे सारे और तमाम करप्शन क्लब के मेंबर थे, और उनकी मफादाती जंग जो है वो हर स्टेप के ऊपर हर रोज़ उनका अपना जो है वो शराजा इस तरह बिखरा है कि पूरी दुनिया देख रही है उनको, कि हर बंदा अपना अपना हिस्सा जो है वो लेता जा रहा है और साइड किनारा कशी करता जा रहा है। और ये नज़र आ रहा है, ये कोई कहे या ना कहे, ये हर चीज़ सामने है। तो हमने पहले कहा था कि सबसे पहले जो हटेगी, इस किश्ती से नीचे उतरेगी, वो पीपल पार्टी होगी,
क्योंकि पीपल पार्टी का स्टेक जो है ना वो सबसे ज़्यादा है इसमें, क्योंकि हुकूमत सिंध की और सिंध में जो करप्शन के अंबार हैं, जो प्रोटोकॉल, जो माल खाओ ग्रुप है वहाँ, वो एक दिन उसके बगैर नहीं रह सकता। तो वो कैसे हो सकता है कि वो इस फजल रहमान के पीछे लग के वो इस्तीफे दें या इलेक्शन में हिस्सा ना लें। उनकी तो सियासत ही तब चलती है कि जब उनके पास इक़्तिदार की कुर्सी जो है वो सिंध की होती है। तो हम तो पहले कह चुके थे। अभी तमाम वही बातें जो पीपल पार्टी कहती है कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ज़िमनी इलेक्शन में भी आए, अभी सेनेट में भी आ रहे हैं। पहले ये क्या कहते थे, इस्तीफे, एटम बम हैं। वो एटम बम कहाँ गए? तो एटम बम की तो मिसाल हम पहले देते थे कि एटम बम सिर्फ दिखाया जाता है, चलाया नहीं जाता। तो ये चला ही नहीं इनसे, तो कहाँ गए ये? मारला साहब मुतज़ाद बयान नहीं है। वज़ीर आज़म तो खुद कहते रहे उन्हें कि आएँ प्लेटफार्म पे आएँ, प्लेटफार्म असम्बली है, ऐवान है, वहाँ पे बैठें। अब वो अगर ऐवानों में आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं उनका वापसी आना जो है वो शिकस्त है। नहीं तो जब कहते थे तो फिर वो ऐलान ना करते ना, आ जाते। उस वक्त क्यों नहीं आए? यानी कि उस वक्त तो सारे कहते थे, इमरान खान ने भी कहा कि आओ असम्बली में, अगर कोई आपके मुतालबात हैं या आप चाहते हैं मुल्क की बेहतरी। मुल्क की बेहतरी कौन चाहता है? नहीं, अब अगर वो ऐवान की तरफ आ रहे हैं तो ये कहना ज़रूरी है कि ये शिकस्त है उनकी। तो शिकस्त तो है ना, जब बुलाते थे उस वक्त नहीं आते थे, तो उस वक्त आ जाते। नहीं तो ये आ गए ना, सेनेट के इजलास के लिए चाहते थे आना ना, तो पहले ही था इन्होंने, सेनेट के इंतखाबात के लिए। वो कहाँ जाना था? कोई रास्ता इनके पास था ही नहीं। नहीं, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप बुलाते हैं उस वक्त भी आपके बयान की अहमियत है, जब वो आ जाते हैं तब भी आपके बयान की अहमियत है कि वो शिकस्त में। हुकूमत ने ये बयान दिया कि अगर कोई मुतालबात आपके मुल्क की बेहतरी के लिए हैं या कोई डायलॉग आप करना चाहते हैं तो असम्बली सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो उस वक्त इनके मुंह से ये आता था कि हम इसको मानते ही नहीं है, ये सिलेक्टेड है, इसको वजीर आजम कहना जो है ना वो गुनाह है। वो फजल रहमान कहता था ये हुकूमत गिराना जो है जहाद है। वो जहाद कहाँ चला गया इनका? जहाद एक दाएं और एक बाएं खड़ा करके लड़की और लड़का, ये तो आपको भी लग रहा है ना, ये तो आपको भी लग रहा है ना कि पीडीएम अपनी बातों पे पक्की नहीं रही। पक्की रह कैसे सकती है? नहीं तो वजीर आजम को कहने की क्या जरूरत पेश आ रही है? तो वो बयान तो सियासत में बयान ही तो होते हैं, और क्या करना है इन्होंने? सही। तो वो करप्शन की आप बात कर रहे हैं, नूर आलम साहब ने भी तो बोला है वज़रा का एहतसाब होना चाहिए। नहीं, एहतसाब पाकिस्तान में हुआ किसी का? नहीं जो तो अब होना चाहिए। इंसाफ नहीं करेगी। बदबख्ती यही है कि इस मुल्क में आयन और कानून की बालादस्ती नहीं है, हुक्मरानी नहीं है। कानून भी हमारा उस दिन आंखें खोलता है जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो दूसरी अपोजिशन के ऊपर जो है ना अटैक होते, उस दिन कानून जो है ना बड़ा उसको ख्याल आ जाता है। अदारे भी जो है ना जागर हो जाते हैं कि हम जो है ना ये तमाम जो है ना ये फलां महल तोड़ रहे हैं, फलां ज़मीन बागजार करा रहे हैं। तो ये कई सालों से, कितनी दहाइयों से ये कब्जे थे। पहले वो कानून कहाँ थे? पहले वो अदारे कहाँ थे? पहले वो अदालतें कहाँ थी? सब सोए हुए थे। आज ही उनको याद मैं ज़रा अदनान साहब से पूछ लेता हूँ। अदनान साहब, आप कैसे देख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने बयान दिया है कि पीडीएम की एहतजाजी सियासत जो है वो उसकी वापसी ऐवानों में जो है वो शिकस्त के मुतरादिफ है, यानी शिकस्त का सबूत है। और साथ में कहते हैं हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले जो हैं खुद फंस गए। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को वज़ीर आज़म के? देखिए, इसमें दो रास्ते थे। वज़ीर आज़म खैर मकदम भी कर सकते थे, ये हम वो वापस आ रहे हैं, हम खैर मकदम करते हैं उनका, और वो उन पे तंज भी कर सकते थे। तो उन्होंने तंज का रास्ता चुना। ठीक है, सियासत में एक दूसरे पे चोटें तो की जाती हैं, और जितना आप जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं आपके सपोर्टर्स उतना पसंद करते हैं। ये बात तो ठीक है कि ये अपोजिशन की शिकस्त तो ही है। ये तो कह रहे थे नवंबर दिसंबर में हुकूमत चली जाएगी, फिर ये जनवरी फरवरी की डेटें दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम ये सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, और अब कोई लॉन्ग मार्च का भी तस्करा खत्म हो गया है। तो एक लिहाज से अपोजिशन ने जो एक हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड किया था वो तो खत्म हो गया। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये अवाम को सड़कों पर लाने में कामयाब नहीं हो सके। इनके जलसों जुलूसों में लोग इतनी बड़ी तादाद में शरीक नहीं हुए रजाकाराना तौर पर कि जिससे रियासत के ऊपर दबाव पड़ता कि कोई तब्दीली लाई जाए। वो देखा गया कि इन्होंने अपने लोगों को बसों में भर के दूर दराज इलाकों से लाकर कुछ जलसे कर लिए, तो उससे इनकी पोजीशन बजाय मजबूत होने के और कमजोर हो गई।
तो अब ये इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करें, असम्बलियों में तकरीरें करें हुकूमत के खिलाफ, वहाँ पर आप देखिएगा कि हंगामा आराई होगी। बिल्कुल वहाँ पर अदनान साहब, एक लेकिन दूसरे मैं आपके उस पहले जुमले की जानब जाऊंगा कि अगर वजीर आजम वाकई खैर मकदम करते तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ सपोर्टर्स की बजाय बाकी अवाम भी जो है वो उनको ज़रा दाद देती या सराहती, अप्रिसिएशन मिलती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर इतना ज़रफ और इतना हौसला पाकिस्तान के सियासतदानों में अभी पैदा नहीं हो सका। वक्त लगेगा इन्हें मैच्योर होने में। ये इन्हें चाहिए था कि वो साथ दोनों बातें भी कर सकते थे। वो कहते हैं इन्हें शिकस्त हो गई है लेकिन मैं खैर मकदम करता हूँ, आए बिल्कुल बातचीत करें। मगर हमारी सियासत का अंदाज ही ऐसा जारहाना है कि उसमें कोई मुस्बत बात करने के लिए एक अपने मुखालफिन के लिए तैयार ही नहीं होता। हालांकि अगर ऐसा किया जाए तो अवाम में बहुत अच्छा तासुर जाता है, क्योंकि अवाम तो ये चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों, सब मिल बैठकर बातचीत करके अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश करें। सही, लेकिन एक और सवाल उठना शुरू हो गया है, यानी अंदर से ही वज़रा के एहतसाब की बात हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को भी? देखें, अभी तो इनको आए हुए 2.5 साल हुए हैं, कोई बड़ा स्कैंडल तो मेरी नजर में नहीं है। और यानी इमरान खान कारकर्दगी ने के हवाले से देखिए, कारकर्दगी तो अब वो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, वो हर हुकूमत के होते हैं। ये कोई कम बात नहीं है कि कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया जो है वो उलट पुलट हुई है, पूरी दुनिया की मईशत मंदी का शिकार हुई है और इंडिया के हालात तो बहुत ही खराब हैं। पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं हुआ मरा, बिल्कुल कोई भूख नहीं फैली, कोई ऐसी बड़ी वो नहीं हुई, मुसीबत नहीं आई, और हुकूमत ने बहुत कामयाबी से इस कोरोना वबा के मामले को कंट्रोल में रखा। तो आप इस पॉजिटिव को भी देखें, मुस्बत बात को भी देखें। और हाँ, नेगेटिव्स भी हैं, और वो नेगेटिव्स जो हैं वो 2 साल में पैदा नहीं हुए हैं। जो मसाइल हैं ये 30-40 साल के जो कारकर्दगी रही है, जो पॉलिसीज रही हैं, एडहॉकिज्म की डंग टपाऊ पॉलिसीज रही हैं हुकूमतों की, उसका नतीजा है। अब आप कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक दिन में मसाइल हल कर ले। सही सही, मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ माला साहब, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान था। मैं थोड़ा सा अपोजिशन की बात कर लेता हूँ। पीडीएम के भी बयान सामने आए हैं। लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक है। मरीम नवाज़ कहती हैं पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत अपनी फ़िक्र करे। तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला पीडीएम इजलास में होगा। आपको लगता है इजलास में हो पाएगा ये फ़ैसला? क्योंकि अभी तक तो वाकई कोई इतने मुत्तफिक पीडीएम नज़र नहीं आती। देखा कि अभी वो बख्तावर की शादी है, वहाँ जाने पे तो अभी इत्तेफाक हो नहीं पा रहा इनका। अच्छा, तो ये पीडीएम क्या इत्तेफाक करेगी? वो फजल रहमान जानवर होता फिर रहा है, वो कभी टेलीफोन कर रहा है जरदारी को कि तुम्हारा जो बच्चा है वो जो है ना वो पता नहीं क्या कर रहा है, उधर बाहर कह रहा है वो मरियम के लिए, नवाज शरीफ को। तो मुझे ये बताओ कि उसको कहा किसने था कि तुम बच्चों के दाएं बाएं खड़े हो के सेंटर में क़यादत फरमा रहे हो? तो किन की क़यादत फरमा रहे हो? पहले उनकी कोई हिस्ट्री तो आप ले लेते, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो किसके कहने पे है? वो आपके कहने पे फजल रहमान साहब नहीं है, वो उनको अपने अपने मफादात अजीज है, अपनी अपनी करप्शन जो सामने नजर आ रही है, वो करप्शन को अभी सेव करना, अपने असासे अंपायर, ये बड़े बड़े जो खाते अभी खुल रहे हैं, तो उनसे बचना उनका जो है ना मकसूद है, उनका हदफ यही है। आपका कौन सा हदफ भाई? वो कैसे वो इकट्ठे होंगे, लांग मार्च होगी, ये बयानों में सारा कुछ कर दे, ये बयानों में जनाब लॉन्ग मार्च भी कर देंगे, इस्तीफे भी दे देंगे। इनसे पता पूछो, ये दिसंबर की तारीखें दे रहे थे, फिर जनवरी में सारी दुनिया कह रही तुम्हारे पल्ले क्या है? मुल्क का तो तुमने बेड़ा गर्क करके रख दिया, तबाही कर दी है इस मुल्क की, और अंपायर आपके बाहर नजर आ रहे हैं। कानून हमारा जो वो हरकत में नहीं आता। अगर आता, अभी 2 दिन पहले एक फैसला आया उधर सिंध में, लड़काना, एक गरीब दुकानदार वो गैस चोरी करके स्त्री करता था, 10 साल कैद हुई है उसको, 1 लाख रुपया जुर्माना हुआ है। कानून है ना? तो इनके बड़े बड़े अंपायर, इनके सासे, इनके खाते और इनकी करप्शन, कहाँ कानून? वो गरीब के लिए कानून फौरन हरकत में आता है। कौन बनाएगा? बना हुआ है, तो कौन अमल कौन कराएगा? कानून भी वहां झुक जाता है,
कानून को भी शर्म आ जाती है, बड़ों के आगे शर्मा जाता है, छुप जाता है, और गरीब के लिए कानून तवाना सेहतमंद होकर आकर पकड़ लेता है। ये भी जो पहले जो गिराया खोखरों के गरीब के होते थे, वो गरीबों को बांध के भी अंदर डालते, वहां सिर्फ वो गिरा के दिखा दिया, भाई गिराया तो उनको बांधो भी, लेकिन कैसे बांधे? सबके मफादात, ये हुकूमतें जो है सारे ठेकेदार तो चलाते हैं, इनके स्पॉन्सर कौन होते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियों के, मुझे पता है ना। माला साहब वो खोखर पैलेस जो है वो तो हाई कोर्ट चले गए और हुक्म इम्तना था तो वो वापस उन्हें करने के ऑर्डर। मेरा स्त्री वाले को भी कहीं मिल जाए ना, हमारी ये नहीं कि कहीं किसको क्या मिलता है। नहीं, अदलिया पे तो कोई कदगन नहीं। कदगन हम तो ये सवाल करते, सवाल करना तो हमारा हक है ना। कुछ गरीबों के लिए भी कुछ कानून हरकत में आ जाए, कुछ के लिए भी कोई आके 100 मोटो ले ले। नहीं, लेकिन आपका सवाल करना बनता नहीं है बाड़ला साहब। आपने तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, आप मुसलसल मेरे साथ प्रोग्राम्स में शामिल रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ भी अगर निज़ाम नहीं बदल पाई तो फिर तब्दीली किस चक्कर में? निज़ाम कैसे निज़ाम बनाया इस तरीके का, उसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं? ये इनके पास या तो 2/3 अक्सरियत होती, खान साहब को अवाम जो है 2/3 अक्सरियत देती, तो मैं देखता हूँ कैसे वो कानून साजी ना होती। ये मगरमच्छ कैसे जो है ना बाहर जाते, ये कानून को कैसे चकमे देते हैं। अदालतें हमारी बोल पड़ी कि पूरे निज़ाम को जो है ना वो दे के चकमा जो है ना बाहर जाके मजाक कर रहा है, पूरे आइन और कानून को जो है ना वो शर्म मार रहा है। ये तो अदालतों के बयान थे ना, वहां से भी मार्क्स आते। मैं जरा अदनान साहब से भी पूछ लेता हूँ। अदनान साहब, पीडीएम की जानिब से कहा जाता है कि वो मुत्तफिक है, इत्तफाक है लॉन्ग मार्च पे उनकी जानिब से। मरियम बीबी कहती हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत अपनी फ़िक्र करे और तहरीक अदम एतमाद का फैसला पीडीएम इजलास में होगा। आपको लगता है कोई ऐसा फैसला हो पाएगा? लॉन्ग मार्च की तो फजलुर रहमान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई हैं वर्कर्स को। और देखें, फजलुर रहमान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उनके पुराने साथी हाफिज हुसैन अहमद ने कि उन्होंने लिबिया और इराक से पैसे लिए, और अब भी उनके बैरूनी कनेक्शंस जो हैं अरब ममालिक से, उसके ऊपर बातचीत होती रहती है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो इमरान खान साहब से खुश नहीं है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस वक्त जो तहरीक अपोजिशन की चल रही है उसमें कुछ अरब ममालिक जो हैं उनकी मदद भी शामिल है। फजलुर रहमान साहब की तो कोशिश है कि लॉन्ग मार्च हो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी का कहना है कि अगर लॉन्ग मार्च भी जलसों की तरह नाकाम हो गया तो फिर हमारी तो और पोजीशन खराब हो जाएगी, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएगा। बल्कि पीपल्स पार्टी का मैं मौक़िफ़ आपके सामने रख देता हूँ। उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, साथ में तमाम आइनी जितने भी उनके पास ऑप्शंस है उनके इस्तेमाल का ऐलान का है। शादिया मरी कहती है कि तहरीक अदम एतमाद एक्शन प्लान का हिस्सा है, दरार की बातें शोशा हैं। तो आपको लगता है वाकई कोई दरार नहीं है? नहीं, दरार तो है, बस वो एक भरम तो रखना होता है लोगों में कि हम मुत्तहिद हैं, और उस भरम की वजह से इनकी अहमियत भी बढ़ जाती है। आप ये देखिए कि एक फायदा तो इनको हुआ है कि बिलावल जरदारी जो हैं वो नेशनल लेवल पे एक लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश हुए, उनको मौका मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उन्होंने जलसों से खिताब किया, लोगों की नजरों में वो रजिस्टर हो गए लीडर के तौर पे। यही मरियम नवाज को भी फायदा हुआ पीडीएम की मूवमेंट का। तो ये कोई छोटा फायदा नहीं है कि ये दोनों नौजवान, यानी नौजवान कह लें, बिलावल तो नौजवान ही है, मरियम जो है वो तो अब एक नानी बन चुकी हैं, तो ये सब नई लीडरशिप आप ये कहिए कि अवाम में रजिस्टर हो गई। तो पीडीएम की मूवमेंट का एक फायदा तो हुआ है। और फजलुर रहमान जो एमएनए का इलेक्शन भी हार गए थे, वो सेंटर स्टेज पर आ गए, तो उनको भी सियासी फायदा हुआ। इससे अलावा ये फायदा नहीं आप कह सकते कि हुकूमत को ये डिस्टेबलाइज नहीं कर सके, गिराने की बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो अब पीडीएम में आपको क्या लगता है कि एक हिस्सा जो है वो लॉन्ग मार्च की जानिब, दूसरा जो है वो तहरीक अदम एतमाद की जानिब, तो कौन सा फैसला ज्यादा तकवीयत पकड़ेगा अपोजिशन में? देखिए, लॉन्ग मार्च अगर फजलुर रहमान ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया और नून लीग ने, तो लॉन्ग मार्च हो जाएगा, और वो भी कोई इम्पैक्ट तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश बहुत करेंगे। हाँ, अदम एतमाद की बात यह है कि अगर काफ लीग और एमक्यूएम वो साथ छोड़ दें इमरान खान का,
फिर तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल नहीं है उनकी पार्टी को। उनकी हुकूमत MQM और काफ लीग के वोटों की मदद से कायम है, और पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि अगर काफ लीग को और उसको ये कहा जाए कि आपके जितने अरकान हैं सबको हम फेडरल मिनिस्टर बना देंगे, MQM को भी और काफ लीग को भी, या कोई प्राइम मिनिस्टरशिप की ऑफर कर दें, जैसे मंजूर भट्टू के 10-12 लोग थे और पीपल्स पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया था 90s में, तो उस सूरत में कोई तहरीक अदम एतमाद की मूवमेंट जोर पकड़ सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जमातें जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई बड़ा फैसला नहीं सही, यानी ऐसा होगा नहीं। माला साहब, आप क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी के मौका पे वो तो तहरीक अदम एतमाद का कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि तमाम आइनी ऑप्शंस जो हैं उनका फैसला किया है, ऐलान किया है, ये कहना है राजा परवेज़ अशरफ का, और साथ में कि दराड़ की बातें शोशा है शाजिया मरी। आपको लगता है जो पीपल्स पार्टी कह रही है उसका मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तरीके अदम एतमाद की बात है तो वो अभी सेनेट का इलेक्शन आने जा रहा है। सेनेट के इलेक्शन में हर बंदे की अपनी अपनी पावर जो है वो सामने खुल के आ जाएगी कि किसकी मुट्ठी में कितने दाने हैं, वो क्या कर सकता है। और ये एक लॉन्ग प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया कि अदम एतमाद देखेंगे कि हालात, जैसे इदरान साहब ने बताया कि अभी इत्तेहादी जो हैं चौधरी बरादरान और MQM उनकी तरफ अंदाज़ा तो वो हिलने वाले नहीं है। उसकी वजह है कि करप्शन के हम बाहर पड़े हैं, लेकिन अफसोस ये पूरा मुल्क देख रहा है कि हर बंदा करप्शन में गड़ा हुआ है। मैं मानला साहब आपकी बात को मैं कोई इतना मुत्तफिक नहीं हूँ, अभी कुछ भी नहीं होना, लेकिन हुकूमत कहीं नहीं नजर आ रही है आपको, कुछ भी करती नजर नहीं आ रही। हुकूमत क्या करे? आपको नहीं लगता कि कड़ा एहतसाब था, कड़े एहतसाब के लिए वो मैं कहता हूँ हुकूमत ने जो करना था, हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि यहाँ को ऑर्डिनेंस निकालें, ये पुराना घिसा पिटा निजाम ये एहतसाब नहीं होने देगा। तो वो किसने यहाँ सऊदी तर्ज का मॉडल लगाया जाए, पकड़कर तमाम करप्शन क्लब के मेंबरान को उल्टा लटकाया जाए जब तक ये माल लूटा हुआ वापस नहीं आता। नहीं तो क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? अभी हमें क्या पता क्यों नहीं हो रहा? हम तो कह सकते हैं करो। चले मैं आगे चलता हूँ, इसके बगैर जो है ना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल। तो फजलुर रहमान को कहाँ देख रहे हैं? वो वाकई हाथ छोड़ गए, गिले शिकवे चल रहे हैं, शिकायतें चल रही हैं, गो के बाद में उनकी तरदीद भी आ गई, लेकिन फोन और राब्ते खुद जो है, जैसे अभी ये ब्रॉडशीट का खाता खुल गया, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो हमारे लिए गड़ा खोदा था, ये खुद गिर गया उसमें। ये ब्रॉडशीट में अभी जैसे वो इंकशाफ हो रहे हैं कि जो इनका वो मरकज़ बना था पेशावर में, वहाँ तख्तियाँ लगी हुई हैं कर्नल कज़ाफ़ी का बेटा उसके नाम की, कि वहाँ जो है ना उन्होंने फंडिंग किया। कहाँ कहाँ से छुपाएंगे? तो ये तो बात कर मारला साहब, वो तो इंटरव्यूज की बेस पे वो सिलसिला चल रहा है। वो जो आप ब्रॉडशीट की बात कर रहे हैं ना, बल्कि वो फॉरेन फंडिंग केस जिसमें हबीब साहब गए हैं, फ़रक हबीब साहब, वो लीबिया और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अभी कोई, यानी एक तो वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन कोई अथेंटिसिटी उसमें इतनी नज़र नहीं आ रही क्योंकि इंटरव्यूज बेस पे वो सारी सूरत हाल। लेकिन उसको भी छोड़ दें तो अब आपको फजलुर रहमान कहाँ नजर आते हैं? अब फजलुर रहमान जो है खुद इनसे मायूस हो गया, पहले भी अभी भी। वो पहले भी जो है ना इन्होंने आसरे दिए, जब आज़ादी मार्च था तो आज़ादी मार्च में भी उसको तन हाथ छोड़ा और पीछे हट गए। और वो तो अभी पीट रहा है कि फ़ायदे जो है वो कौन ले रही है? वो नून लीग ले रही है। पहले जो है नून लीग का फ़ायदा मिला और वो मफरूर आज़म बाहर चला गया। अभी पीपल पार्टी जो है पतली गली से अपने रास्ते तलाश कर रही है। वो कह रहा है कि मैं किधर खड़ा हूँ? तो भाई आपको पता नहीं, ये है ही मफादातियों का टोला। यहाँ को नजरियात के ऊपर कौन सा है? या फजलुर रहमान खुद नजरियाती है या अचकज़ई नजरियाती है? ये कौन से नजरियाती हैं? अदनान साहब से पूछ लेते हैं। अदनान साहब, कहाँ देख रहे हैं फजलुर रहमान साहब को? वाकई गिले शिकवे राब्ते उनके ऐसे हैं और उनमें वाज़ेह तौर पे वो कहते नज़र आ रहे हैं कि जो इस वक्त क़यादत है नून लीग की या पीपल्स पार्टी की, वो उनकी बात नहीं मान रही। गोगे तरदीद भी आई, लेकिन लाजम बात है कुछ ना कुछ होता है तो आपकी बात सामने आती है। तो आपको क्या लगता है, वाकई कुछ ऐसा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इस सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहती, वो इस सिस्टम को कायम रखना चाहती है। जैसा कि मारला साहब ने शुरू में कहा था कि सिंध में उनकी हुकूमत है, वो उसे नहीं छोड़ना चाहते। और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराव ना लें। वो बिलावल भुट्टो का जो मुस्तकबिल है उसे महफूज करना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि बिलावल ऐसी पोजीशन में हो कि मुस्तकबिल में उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से इतने अच्छे रहें कि अगर वो मौका मिले तो वजीर आजम भी बने। तो वो तो कोई ऐसी इंतहा पे नहीं जाना चाहते। नून लीग की पॉलिसी थी कि इंतहा पे जाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के अलग होने से वो पॉलिसी जो है नाकाम हो गई। तो अब फजलुर रहमान अलामती तौर पे तो सदर रहेंगे पीडीएम के, मगर वो जो एक उन्होंने मोमेंटम बनाया था कि शायद वो हुकूमत को गिरा देंगे, वो मोमेंटम खत्म हो गया। लेकिन ये फिर नाम की सरपरस्ती रह जाएगी बस। हाँ, अलामती तौर पे तो रहेंगे, उसकी भी अहमियत तो है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने उनको अपना सदर बनाया हुआ है, तो पब्लिसिटी मिलती है मीडिया पे, सेंटर स्टेज मिलता है, अब जिक्र हर सही, वक्त उनका यानी ये होता बस है। मीडिया पे आना जाना रहेगा उनका। जी बिल्कुल रहेगा, और यही एक सियासतदान की ख्वाहिश होती है कि वो प्रोमिनेंट रहे और उसका तस्करा रहे और वो रेलेवेंट रहे। इलेक्शन हारने के बावजूद वो रेलेवेंट हो गए, ये तो उनकी बड़ी कामयाबी है। सही। मांडला साहब, तहरीके इंसाफ, हुक्मरान जमात, उसमें भी जो है ना अराकीन उलझ पड़े। यानी पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद शिबली फराज और शहबाज गिल में गर्मी सर्दी हो गई और शहबाज गिल पे बरहम हुए हैं शिबली फराज, और वाज़े तौर पे उन्होंने मीडिया टॉक से रोक दिया। वज़ीर इत्तलात आप नहीं हैं, वाज़े उन्होंने बोला। फिर वो वजाहतें भी आई शहबाज गिल की। तो कैसे देख रहे हैं ये खिलाड़ियों में तकरार? तकरार की बात नहीं है, बात यह है कि हर बंदे को ये शौक है कि वो इतलात का शोबा उसके पास ही आ जाए। भाई इतलात का शोबा जिसके पास है उसी के पास रहने दो, वो चला रहा है, बेहतर चला रहा है। शहबाज गिल को वैसे ही हर बयान के ऊपर बोलने की आदत है, वो हर जगह जो है वो टांग, भाई अपना कोई तो काम आपको नहीं लगता मामले खुसूसी मामले खसूसी किसी हद का ही होगा ना, वजारत इतलात का तो मामले खसूसी नहीं है ना वो। नहीं तो फिर आपको जो लग रहा है तो वजीर आजम नहीं महसूस कर रहे हैं इन चीज़ों को? तो महसूस अभी सबको पता है कि शुरू देर से कोई भी बयान आता है, कोई ट्यूट को बयान को बोलने के बगैर नहीं रहना। भाई या तो उसको कलमदानी उसी तरह का दे दो तो भाई बैठ के ये बयान देते रहो। तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब वजीर इतलात हैं, मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में कौन वो बर्दाश्त करता है? तो उन्होंने कल ठीक कहा उनको, नहीं तो अगर मेरा काम है आप अगर शहबाज गिल क्यों बार बार बीच में आ जाते हैं? काम कोई नहीं ना, अच्छा, इसको किसी काम से लगाओ, को लगाओ इसको, कोई टास्क तो अगर देना तो भाई ये अपना काम, फिर उसका हिसाब किताब लो उससे। बस बोलने का क्या हिसाब है कि हर बंदा चाहता मैं बोलता रहूं? भाई आपको जिम्मेदारी अगर दी है कोई, तो आप उस जिम्मेदारी उस पैराहे में जाके अपना काम करें। इतलात का काम है, अभी पंजाब में लग जो है शोभा दिया हुआ है, सेंटर में लग है। अगर किसी वजारत का काम आता है तो वो वजारत की जो है ना वो काम बनता है कि आके प्रेस ब्रीफिंग दे। तो यहाँ तो बोलने का सबको शौक है, अपना ये भी यानी आपका कहना है कि वजीर इत्तलात की बरहमी बिल्कुल ठीक है, कौन कहता नहीं ठीक है? अरे ये उन्हें जुनून है कि बार बार वो इस तरह बीच में आ जाते हैं और बातें बोलने सुनते की हैं। आदत जो है ना ये खराब भी करती है बंदे। सही। अदनान साहब, आप कैसे देख रहे हैं खिलाड़ियों की ये तकरार, यानी शिबली फराज और शहबाज गिल में? ये शहबाज गिल साहब जो हैं वो बड़ा एक अच्छा प्रोपेगेंडा करते हैं हुकूमत के हक में और अपोजिशन के खिलाफ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ओवर एम्बिशियस हैं। वो जब पंजाब में थे तो उनका तजाद जो है वजीर आला से हो गया था। वो इतना ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वजीर आला एक्लिप्स हो गए, गहना गए, और उन्होंने बिलाखिर इमरान खान से कहा कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता, तो उनकी पंजाब से छुट्टी करानी पड़ी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन करा लिया अपने हक में वजीर आला को बताए बगैर उनके सेक्रेटरी की मदद से। तो इसी तरह अब सूरत हाल वफाक में है, तो वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने की ख्वाहिश रखते हैं। ये होता है पार्टीज में, चपकलिश अंदरूनी खटपट रहती है, लेकिन शिबली फराज बहुत अच्छा तरीके से हैंडल कर रहे हैं मीडिया को। शहबाज गिल जो हैं वो उनमें कदरे इमेच्योरिटी है और वो बाज़ औक़ात मीडिया के साथ भी रूड हो जाते हैं। तो लेकिन ये कि वो मौक़िफ़ बहुत अच्छा पेश करते हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता अगर अच्छा मौक़िफ़ पेश करते हैं, प्रोपेगेंडा अच्छा कर सकते हैं हुकूमत के हक में, तो क्यों ना उन्हें कलमदान ही दे दिया जाए? नहीं, वो तो शिबली फराज भी अच्छा करते हैं, और देखिए जो तो फिर वो क्यों ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं कि उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी का इमेज जो है वो डिस्टर्ब होता है, वो खराब होता है, कोई साख नहीं बेहतर रहती?
नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, वो तो हर पार्टी में होता है। जब आप देखिए मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा है, पीपल्स पार्टी में भी है, लोगों में इख्तलाफात तो पार्टी के अंदर होते हैं छोटे मोटे। हाँ, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर पार्टी के लिए मसला होता है। इमरान खान जो है, उन्हें अब समझ आ गई है कि ये लोगों के आपस में इख्तलाफात होते हैं पार्टी में, वो सबको खामोशी से देखते रहते हैं। नहीं, जब अगर तक वो एक पार्टी के लिए शख्स काम बहुत कर सारी रहे हैं तो जगहों पे ठीक ऐसी है। सूरत क्रिएट कर रहा है, पहले वो पंजाब में थे, अब वो वफाक में हैं, वहाँ पे भी ओहदों के मामलात, और जैसे उन्होंने खुद से ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर लिया, और अब यहाँ पे ये मामूलात, तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म भी थोड़ा कुछ सोचें इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल के फवाइद उनके नुकसानात से ज्यादा हैं, क्योंकि वो अच्छा। जब भी उनको मौका मिलता है वो अच्छे अंदाज में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हैं और अपोजिशन के हमलों का जवाब देते हैं। तो अब ये कुछ अरसे से रिवाज हो गया है कि हुकूमत मीडिया के जरिए की जा रही है। गवर्नेंस जो है वो अमली तौर पे करने की बजाय पार्टीज जो हैं, जैसे पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी और अब तहरीक इंसाफ है, इनका ज्यादा जोर बस मीडिया पे है। यहाँ फिरदौस आशिक ऐवान है लाहौर में, वो दिन में 3-3 दफा टॉक करती हैं। वो मीडिया भी थक जाता है उनकी टॉक कवर कर करके। अब ये एक रुझान है कि बस प्रोपेगेंडा और मीडिया के बयानात के जरिए अवाम को जो है ज़बानी कलामी खुश रखा जाए, बाकी अमली काम जो है वो कम किया जाए। सही। बाला साहब, एहसन इकबाल कहते हैं, यानी ये जो सारी सूरत हाल बनी उसके बाद वो कहते हैं पीडीएम में कहा इख्तलाफ है, इख्तलाफ तो पीटीआई में है। तो आपको लगता है कुछ ऐसी भी बातें फिर सामने तो आएंगी ना? इख्तलाफ की जहाँ तक बात है, ये तो दोनों तरफ है, ये नहीं कि पीटीआई में नहीं है। अभी तो खुल के सामने भी आ गया है। कल ख्वाजा दाऊद सुलेमान तौसा शरीफ वाले एमपीए वो मीडिया के ऊपर आकर कह रहे थे कि वो जो वजीर आला है वो बुज़दार, उसकी करप्शन के किस्से कहानियाँ जो बयान कर रहे थे। बिल्कुल जी, उन्होंने तो बोला है कि मैंने पहले कभी पता को 20 कोई एमपीए को इस तरह हमारा जो अपना भी उन्होंने सियासी ग्रुप है, हम जो है ना प्राइम मिनिस्टर से टाइम लेना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमें सुने, हमारा जो है जो इधर करप्शन हो रही है उसके मुतल्लिक तो मेरा है प्राइम मिनिस्टर फौरन बुलाए, उनको बुला के सुने। तो आपको क्या लगता है फिर बुलावा जाएगा? कल वो अशरफ अंसारी साहब हैं गुजरात लेके, वो कह रहे थे कि जनाब हमारा तो बड़ा ठोस मौक़िफ़ है कि हम जो ये रियासती अदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इनका बयानिया बिल्कुल इन बयानिए के साथ खड़े नहीं हैं। और दूसरी बात, बहुत से लोग जो है ना वो इस्लामी जो है ना वो सोच रखने वाले हैं ज़्यादातर, वो बिल्कुल ये मरियम के पीछे खड़े होने को तैयार नहीं है, वो बिल्कुल औरत की हुक्मरानी तस्लीम नहीं। ये रात उससे टीवी पे कहा हमने, तो मेरा ख्याल दोनों तरफ जो है ना ये दाने बिखरे हुए हैं। और ये है कि अभी ये सीज़न होता है ना, अभी ये सेनेट में जाहिर है अभी वो जो हुकूमत की कोशिश थी कि शो हैंड के ज़रिए वोट हो, तो मेरा ख्याल उसकी वो नहीं कोई बड़ी बात। तो अभी ये सारे जो है ना वो पर निकाल रहे हैं, अपना अपना वेट बना रहे हैं, अपना अपना अदनान साहब क्या ऐसा ही है? क्योंकि सूरत हाल तो ऐसी है ना कि एहसन इकबाल ने बोला दराड़ें तो पीटीआई में है, पीडीएम में थोड़ी हैं। और दूसरा जो मिसालें ये दे रहे हैं बाकी सियासी ग्रुप के हवाले से, वो भी कहा जा रहा है वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जा रहा है पीटीआई का। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि सूरत हाल में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है? देखिए, कोई इतना ख़ास नहीं है। मैं 30 साल से सहाफ़त में हूँ, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि वज़ीर आला से एमपीएस नाखुश रहते हैं, क्योंकि वज़ीर आला एमपीएस को आमतौर से टाइम नहीं देते, रसाई नहीं देते, लिफ्ट नहीं कराते, उनके कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करते, उनके कहने पे कोई तरक्याती बजट जितना वो उनको दरकार होता है वो नहीं देते, उनकी स्कीमें जो हैं वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल नहीं करते जितनी कि वो चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि जब कोई ज़िमनी इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, तो बजट मंजूर कराने का मरहला हो, तो फिर एमपीएस के पास एक पावर आ जाती है कि वो चीफ मिनिस्टर से अपनी बात मनवा सकें। किसी हद तक आप इसको सॉफ्ट ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं। तो अब ये लोग, उन्हें पता है कि सेनेट में तो हमारे वोटों की बड़ी अहमियत है, तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अब उनको राजी करने के लिए उनके कुछ मुतालबे मानने पड़ेंगे, कुछ उनको इलाके में डेवलपमेंट स्कीम। सही, चले मैं आगे बढ़ता हूँ। ज़रा सलीम मांडवी वाला साहब की बात कर लेते हैं। वो बड़े नैब से नाला नजर आते हैं और बयान में कहते हैं कि नैब से ज़ाती लड़ाई नहीं, इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, करप्शन पर हाथ ज़रूर डालें, शरीफ लोगों को तंग ना करें। और वो मेरे ख्याल में कुछ ज़ाती तौर पे उन्हें तंगी महसूस हुई है जो सूरत हाल नज़र आती है, तो तब उन्हें ये लगता है कि शराफत बड़ी अहमियत की हामिल। हाँ, तो उनके खिलाफ रेफरेंस जो दायर हो गया है नैब का,
और उनके भाई के ऊपर भी चार्जेस हैं, तो इसलिए वो ज्यादा तड़प रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई ज्यादती हो रही है तो हाई कोर्ट में रिट कर दें, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। वो बयानबाजी के जरिए क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? ये तो जो भी जिसको भी पकड़ा जाता है वो कहता है मैं मासूम हूँ। कोई भी चोर, हम कातिल ये नहीं कहता कि मैंने जुर्म किया है, या करप्शन करने वाला ये नहीं कहता मैंने करप्शन की है। अगर नैब से उनको कोई ज्यादती समझते हैं तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें, जाएं, जाके हाई कोर्ट में रिट कर दें, अदालतें आजाद हैं। अगर अच्छा, अदालतें जो वो नवाज नैब शरीफ के बारे को- में कहते हैं, आपको लगता है वाकई वो कोई एहतसाब के काबिल ही है, वो एहतसाब का इदारा? देखें, हर इदारे में खराबी तो है। अब इसमें कोई भी 100% इदारा पाकिस्तान में ठीक नहीं है। फरिश्ते कहाँ से लाएं? 35 लाख सरकारी मुलाजमीन है। मेरा तजर्बा तो यह है कि 80% करप्ट हैं। तो अब फरिश्ते 35 लाख कहाँ से लेकर आए सरकारी एहलकारों के ऊपर? सही। नैब में भी चले, मैं होंगे, मानला गंदे अंडे होंगे नैब में भी, लेकिन मांडला साहब, नैब के हवाले से सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि जी जरूर जांच पड़ताल करें, करप्शन पर हाथ जरूर डालें, शरीफ लोगों को तंग ना करें। तो मेरा ख्याल है मांडवी वाला साहब शरीफों की लिस्ट भी दे देना। वो तो कह रहे हैं मैं नवाज लिस्ट बना, शरीफ, शहबाज बल्कि शरीफ, एक दिन कबल उनका बयान यही था कि फहरिस्तें तैयार कर रहे हैं, तो नहीं, दे ये रहे हैं। मतलब उसकी नजर में तो यही लिस्ट है ना। शरीफों की लिस्ट में कौन है पाकिस्तान में? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, सलमान, हमजा, आसफ जरदारी, फरियाल टालपुर, ये बड़े बड़े सारे शरीफों की लिस्ट में यही है ना। वो स्त्री वाला तो शरीफों की लिस्ट में नहीं है। लेकिन मतलब उन्होंने कि एक फहरिस्त तैयार की अवाम है, एक जो है लिस्ट तैयार सोचती की है कि एक स्त्री वाले को 10 साल कैद है और अरबों लूटने वाले कैद में नहीं है, वो कैद में रख नहीं सकते। मरियम नवाज खुद मुजरम, सजा याफ्ता, बाहर। मतलब कि अवाम किस तरफ जाए? मुंतखब हुकूमत है ना, कोई कदगन तो नहीं है ना। किसी वजीर को आजम तो कर- मौजूद है ना, मैं काबीना तो कर- मौजूद है ना, अराकीन मौजूद है। मौजूद हैं, मैं मशीर, इसीलिए मुआवनीन, मांडवी एक वाला अच्छी साहब वो खासी लिस्ट दे तादाद। दे। नहीं, हो सकता है वो मैं आपके उस सवाल पे जरूर बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दें कि कौन करेगा। मैं चाहता हूं कि वो मांडवी वाला साहब शरीफों की लिस्ट दें। हो सकता उन्होंने है तैयार कर ली, उन्होंने बोला है कि वो मैं लेके जा रहा हूँ। वो स्त्री वाले की लिस्ट में नाम आज स्त्री वाले का आए या ना आए, ये स्त्री वाले को भी वजीर आजम तो देख रहे हैं ना, मुंतखब सारे वजीर देख रहे हैं, आजम। हम तो बता रहे हैं तो ना क्यों नहीं तहरीक कि इंसाफ अरब क्यों नहीं कर हाल पा रहे? लूटने वाले, सानिया मॉडल टाउन वाले, सानिया बल्दिया टाउन वाले कहाँ है? मुझे बताओ कौन सी जेल में है? मैं कहाँ वो साहब हैंग हुए यही- हैं? मैं यही कहाँ उनको जानना लटकाया चाहता गया हूं है? कि अगर हुकूमत नहीं कर पाएगी तो किससे आप हुकूमत देखो, पाकिस्तानी अवाम ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को सिर्फ इसीलिए लाया था कि इन चोरों, लटेरों, डाकुओं, कातलों से जो है छुटकारा दिलाए। अवाम आज भी उनके साथ है। ये कल अभी इलेक्शन हुआ है जीबी में, अवाम ने क्या मैंडेट दिया? इमरान खान को मैंडेट दिया। बिल्कुल, आगे भी जो इलेक्शन होंगे अवाम इसके साथ इन टच है, और एक ही आस है कि ये करप्ट टोला जो है इनको जो है मंजिल मकसूद तक पहुंचाए और छुटकारा दिलाए इस मुल्क को, ताकि मुल्क आगे बढ़े। सही। चले, मैं थोड़ा सा कुछ भारत के हवाले से बात कर लेते हैं। लाल किले की फतह के बाद सिख बरादरी पुरएतमाद, मोदी की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान, खाना जंगी की सूरत हाल है और उन्होंने खालिस्तान का झंडा लहरा दिया है, वहाँ पे तिरंगा हटा दिया है। किसानों ने तो कैसे देख रहे हैं भारत की सूरत हाल? देखिए जी, भारत के टुकड़े होने से अभी कोई नहीं रोक सकता, हम पहले से कहते हैं। और इसकी बुनियाद नरेंद्र मोदी ने खुद डाली है। इतना जुल्म और बर्बरियत किसानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, मकबूजा कश्मीर में मुझे बताएं कि कोई हाल छोड़ा इन्होंने? अभी ये किसानों की जो रैली थी, ये जो जमहूरी डे मना रहे थे, जमहूरी डे को उन्होंने रौंदा पाँव के तले। बिल्कुल जो तिरंगा भारत का, उसका रौंद के उन्होंने अपना झंडा लगाया, बिल्कुल बता दिया। और ये मैसेज है वहां के रहने वाले तमाम मुसलमानों को भी कि अपना हक लेने के लिए हक छीनना पड़ेगा इनसे। ये बैठ के कॉन्फ्रेंस करके, काली पट्टियां बांध के, तकरीरें करके, ये नरेंद्र मोदी बनिए का बच्चा किसी को हक नहीं देगा। इसका एक ही हल है कि इसके ऊपर चढ़ के घुटना इसकी गर्दन के ऊपर। चलिए, अभी मैं रखा? मजीद इसी हवाले अभी से इसकी सवाल चीखें करूंगा, निकल लेकिन रही। मैं अदनान साहब से जरा उनका मौका ले लूं। अदनान साहब, भारत में मोदी पॉलिसियों के खिलाफ जो सूरत हाल नजर आ रही है, एहतजाज जारी है, खाना जंगी है और किसानों ने
यानी सिखों ने अपने एहतजाज में खालिस्तान का झंडा जो है वो लाल किले पर लहरा दिया और तिरंगा हटा दिया है, तो कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल? एक तो ये कि तिरंगा उन्होंने हटाया नहीं, उसके साथ अपना झंडा लगाया, निशान साहब कहते हैं वो उसको, हम उसे खालिस्तान भी कह सकते हैं लेकिन उसे निशान साहब कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि सिख बहुत एक अग्रेसिव मिजाज की कौम है, अगर उनको छेड़ा जाए, वरना तो वो पुरअमन है, जाट हैं, ज्यादातर किसान हैं। नरेंद्र मोदी ने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है उससे ये होगा कि वो सारे जमीन उनकी बनिए खरीद लेंगे और वो सब उनके मुलाजिम बन जाएंगे, शूद्रों वाला स्टेटस हो जाएगा उनका। तो वो जमीन तो बड़ी अहमियत रखती है जाटों के लिए, हमारे जो देहात के लोग हैं उनके लिए जमीन की मिल्कियत तो बहुत अहम चीज होती है, उस पर तो कत्ल हो जाते हैं। तो अब ये मोदी जो है एक पागल आदमी है, इंतहा पसंद जनूनी आदमी है। इसने समझा जिस तरह मुसलमानों का इसने दबा लिया, गुजरात में कत्लेआम किया और जगहों पे इसने क्रिश्चियंस के साथ बदसलूकी की, बाबरी मस्जिद का जो वो है मामला, मुसलमानों के साथ जो भी कर रहा है, करता जा रहा है, कश्मीर में जुल्म करता जा रहा है, तो ये सिखों को भी दबा लेगा। लेकिन सिख जरा अलहदा मिजाज की कौम है, बड़ी बहादुर और निडर कौम है। अब इसने गलत कौम से पंगा ले लिया है। और लेकिन अहम बात तो अदनान साहब, अहम बात तो ये है ना कि वो वहीं के नेटिव हैं, भारत के बाशिंदे हैं, भारत के शहरी हैं, कोई बाहर से आई कौम तो नहीं है कि जिसके साथ ये सलूक किया जाए। नहीं, वो उसकी पॉलिसी वो कहता है सरमायादाराना एग्रीकल्चर हो, तो वो हैं तो वहीं के शहरी। अब वो उसको पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। उसने कह तो दिया है कि 1 साल के लिए मौखिर कर देता हूं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल ये लॉज आप खत्म करें, जो नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं जिसमें सब्सिडी खत्म की जा रही है, उनकी बहुत सी मुराद खत्म की जा रही हैं किसानों की, और उनकी जमीन जो है वो खरीद लेंगे बड़े बड़े सरमायादार और वो मुलाजिम हो जाएंगे। तो ये जो सारे मामलात हैं इसके ऊपर उसको पसपाई इख्तियार करना पड़ेगी। वैसे भी भारत सेकुलर मुल्क के तौर पर ही कायम रह सकता है। भारत का स्ट्रक्चर ऐसा है, जो उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेगा तो भारत की जो है वो तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। सही, यही तकसीम पे मैं जरा माना साहब से पूछना चाहता हूँ। माना साहब, क्या लग रहा है आपको, कितनी मजीद देर आपको लगती है कि वाकई सूरत हाल उस नहज पे आ गई है कि ये नरेंद्र मोदी ये RSS का बयानिया, उसकी सोच लेकर बढ़ रहा है आगे। अभी सेकुलरिज्म जो है ना, जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि इसके बगैर उसका कायम रहना नामुमकिन है, बिल्कुल, तो वो सेकुलरिज्म को तो गाली करार दे रहे हैं। मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि महाराष्ट्र का जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, वो वजीर आला को एक खत लिखता है। खत में क्या लिखता है? उद्धव ठाकरे को क्या लिख रहा है कि क्या आप सेकुलर हो गए हैं? हाँ, दितुआ को भूल गए हैं आप। यानी कि सेकुलर होने को वो गाली करार दे रहे हैं। तो जब यहां तक उनकी सोच पहुंच जाएगी तो आप उसके कायम रहने की बातें कर रहे हैं। अभी तो उनका कायम रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेकुलरिज्म कायम रहना भारत का आना नहीं ना। अभी आप देखें कि इनके अंदर उसने जो RSS के गुंडे हैं उनको दाखिल कर दिया, बिल्कुल वो पकड़े गए हैं। महाराज साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया। अदनान साहब, आपकी शिरकत, वक्त और तज़िये का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।